कल रिव्यू पे सिर्फ एक ही चीज कहा था कि बुमराह को, अगर मैं कैप्टन हार्दिक पांड्या हूं, मैं बुमराह को पावर प्ले में पहला ओवर दूंगा कि प्रेशर बने प्रियांशु और प्रभ पे, और पावर प्ले में कम से कम 2 ओवर बुमराह को होगा, 2 ओवर। अगर मैं हार्दिक पांड्या होता तो मैं बुमराह को पावर प्ले में पहला ही ओवर देता। ये समझते समझते हार्दिक को 6 मैच लग गया, अश्विनी कुमार को लाने में इतना देर कर दिया, लेकिन ठीक है, लेट है लेकिन ठीक कर रहे। और भी बहुत सारी चीजें और भी बेटर हो सकते हैं, जैसे कि अगर 12 ओवर तक इनके टॉप ऑर्डर खेल गया और 12 ओवर 13th ओवर पे कोई एक विकेट गिरा, आपके पास ऑप्शन है कि हार्दिक को भेजो या रदरफोर्ड को। आप हमेशा 12th ओवर के बाद रदरफोर्ड को ऊपर भेज सकते हो, जैसे पोलार्ड भी आता था। रदरफोर्ड का मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट अभी भी बहुत लेट है। तिलक का एंट्री पॉइंट अभी सही हो गया जब से इनको नंबर 3 से चेंज किया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी और भी शायद ठीक कर सकते हैं मुंबई, और बेटर कर सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता है मुंबई जब जब एवे मैचेस खेलने जाएगा उनको ब्लैक सॉइल पिच ही मिलेगा। पिछले साल स्टार्ट किया था, गुजरात ने स्टार्ट किया था, उसके बाद इस साल दिल्ली ने किया है, गुवाहाटी में आरआर ने ब्लैक सॉइल पिच दिया है, कल फिर से गुजरात ने ब्लैक सॉइल पिच दिया है। ब्लैक से याद आया जेसन होल्डर, और जेसन होल्डर से याद आया गुजरात टाइटंस। मैं कुछ स्कोर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। 17, 3, 11, 4, 2, 7, 6, 3। मैंने 8 इनिंग्स का रन सुना है जिसमें हाईएस्ट स्कोर है 17। बताओ किसका स्कोर है पिछले 8 इनिंग्स में? दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर को फिनिश करने वाला शाहरुख खान का। 17, 3, 11, 4, 2, 7, 6, 3। ठीक है, और सुनो ध्यान से, 8, 7, 10, 1, 12, 11, 3, 1। पिछले 8 इनिंग्स का स्कोर है किसका? जिसने शेल्डन कॉट्रेल को 5 छक्का मार के अपना करियर बनाया, राहुल तिवाड़िया का। लिटरली 8, 7, 10, 1, 12, 11, 3, 1, 12 बीइंग हिज हाईएस्ट स्कोर इन लास्ट 8 इनिंग्स ही हैज बैटेड। ठीक है, तीसरा सुनो, 6, 19, 14, 3, 25, 1, 5, 0, 25। हिंदी में रिपीट करता हूं, 6, 19, 14, 3, 25, 1, 5, 0, 25। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 8। पिछले 10 इनिंग्स में पता हो ये किसका स्कोर है? पिछले 10 आईपीएल इनिंग्स में स्कोर है द फ्लाइंग मशीन ग्लेन फिलिप्स। हाईएस्ट स्कोर है 25, जो 2 ओवर बनाया पिछले 10 इनिंग्स में आईपीएल में। पिछले 10 इनिंग्स में ग्लेन फिलिप्स का आईपीएल स्कोर है हाईएस्ट 25 है। 6, 19, 14, 3, 25, 1, 5, 0, 25, 8। और सुनो, और एक लास्ट है ये, 26, 13, 21, 55, 4, 18, 48, 21, 13, 2। बहुत ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि पिछला 3 जो मैंने बोला इतना ही कम था, कि अभी 26, 13, 21, 55, 4, 18, 48, 21, 13, 2 बहुत ज्यादा लग रहा है। ये पिछले 10 आईपीएल मैच का स्कोर है वॉशिंगटन सुंदर का, जिसमें 240 प्लस स्कोर है। तो जीटी जो मतलब लेवल सेट करता है, जो बार सेट करता है, उस हिसाब से तो वॉशिंगटन तो बहुत अच्छा कि 10 इनिंग्स में 240 प्लस स्कोर बना जाता है। तो जीटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। बाकी टीम पे शायद जगह नहीं बनता नंबर 4 पे खेलने का वॉशिंगटन सुंदर का। बट मैं फिर से कह रहा हूं एक ही चीज, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस प्लेयर का हरियाणा की डोमेस्टिक टीम में T20 में जगह नहीं बनता, राहुल तिवाटिया, जिस शाहरुख खान को स्मैट में 4 इनिंग्स के बाद धक्का मार के निकाल दे तमिलनाडु, वो 2 प्लेयर आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आपके प्लेइंग 11 में स्टार्ट कर रहे पहले मैच से, और 6 मैच खेल गया बिना कोई परफॉर्मेंस का। कैसे हो सकता है? इसको आप किस लॉजिक से एक्सप्लेन करोगे, किस बेसिस पे कि डोमेस्टिक के रिजेक्ट्स आईपीएल में खेल रहे? डोमेस्टिक के रिजेक्ट्स, इसका एक ही लॉजिक बनता है कि ऑक्शन में इनको जितना पैसा मिलता होगा उसका कुछ कमीशन जाता होगा जो इनको सिलेक्ट कर रहे टीम में। मैं नाम नहीं लूंगा, वरना कोई क्रिकेटिंग लॉजिक से अगर आपके पास दूसरा कोई लॉजिक है क्यों तिवारी और शाहरुख है, आप मुझे बता दो। एटलीस्ट ग्लेन फिलिप्स के लिए मैं इतना तो बोल सकता हूं कि पिछले एक साल इंटरनेशनल क्रिकेट में हर जगह पे वो रन बना के आया है। आईपीएल में नहीं चल रहा तो ठीक है, नहीं चल रहा, आईपीएल खेलना आता नहीं होगा उसको। इससे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने देखा है, रचिन रविंद्र से लेके और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल में अच्छा करते हैं लेकिन आईपीएल में आके सेट नहीं हो पाए। डेरिल मिचेल, तो ग्लेन फिलिप्स को भी उस कैटेगरी में रखता है, 3 कीवीज, गोल्डन कीवीज। लेकिन राहुल और शाहरुख का क्या? अरे राहुल और शाहरुख का क्या? कैसे आ गए ये लोग टीम में? आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कोई चांस ही नहीं यार इनका टीम में खेलने का, कोई चांस ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर डालता है तो एज ए प्योर बैट्समैन खेल रहा है, एज ए बैट्समैन वो स्टेप अप कर रहा है। एक फ्लैट पिच पे 40 मार दिया, लगातार रन कहीं है ही नहीं। हैज ही स्टेप्ड अप एज ए बैट्समैन? ही इज प्लेइंग एज ए प्योर बैट्समैन, एज ए प्योर। और बॉलिंग अभी कितना, 2 ही ओवर डाला शायद, कल 1 ओवर, इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 2 ओवर डाला इस पूरे सीजन में, और बहुत खराब बॉलिंग की, बहुत खराब बॉलिंग की अभी तक वॉशिंगटन सुंदर। अपना लाइन और लेंथ देखा होगा अभी तक। तो
जीटी कैसे जीतेगा ये मुझे कोई अगर बता दे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर जीटी बाई चांस इस साल ट्रॉफी जीत जाता है ना, एक क्रिकेट का हार है, आप लिख के रख लो, क्रिकेट का हार है, एक बहुत ही गंदा मैसेज, गलत मैसेज जाएगा अगर जीटी 2026 आईपीएल ट्रॉफी उठाते हैं। क्या गलत मैसेज जाएगा कि 3 बैट्समैन से भी आप ट्रॉफी उठा सकते हो। ये मैसेज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बाकी टीम में प्लेयर्स इतना मेहनत करके घिस घिस के आते हैं, मौका नहीं मिलता उनको कि दिखाए अपना टैलेंट। अब देखो ना, गुरनूर ब्रार, विष्णु विनोद, कितने सारे प्लेयर्स हैं, अमन खान, उर्विल पटेल, हर टीम में कोई ना कोई है, अक्षत रघुवंशी, जेकब बेथेल, इनको मौका नहीं मिल रहा खेलने के लिए कि अपना जो टैलेंट है वो डिस्प्ले करे दुनिया के सामने। और इस टीम में ऐसे प्लेयर्स अगर ट्रॉफी जीत जाएगा तिवारी, शाहरुख जैसे, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को। तो क्रिकेट को बचाने के लिए जीटी का हारना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर यही प्लेइंग 11 है, 7 करोड़ इन्होंने खर्चा किया जेसन होल्डर में। पिछला 7-8 महीना जेसन होल्डर का आउटस्टैंडिंग रहा है, बॉल और बैट दोनों से। ही हैज बीन ब्रिलियंट। अभी तक एक मैच नहीं मिला उसको, एक मैच नहीं। सरप्राइजिंग यार, सरप्राइजिंग। कैसे, मतलब किस कोटा से ये लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, और कितना बैक कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ अगर 6 मैच खिलाना लगातार खिलाओ। अगर इतने बड़े प्लेयर्स हैं शाहरुख खान और तिवाटिया, मतलब इंडियन टीम के लिए कभी तो कभी खेलेगा क्या ये दोनों, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में शर्म आना चाहिए। 6-7 साल हो गया आईपीएल में, अभी तक नाम भी नहीं आया, कभी कंसिडर भी नहीं किया होगा इन दोनों को। तिवाड़ी को शायद एक बार कंसिडर किया था, कोई श्रीलंका विलंका में कोई जा रहा था छोटे बच्चों के साथ खेलने, तब शायद तिवाड़ी को कंसिडर किया था, वरना कौन कंसिडर करेगा। और तिवाड़ी के नाम पे इंपैक्ट पे बैट के साथ बॉल भी आता है, क्या ऑलराउंडर है। लास्ट बॉलिंग कब किया उसको खुद को नहीं पता होगा, बॉल पकड़ना भूल गया होगा, उसमें ऑलराउंडर का सिंबल आता है जब उसका नाम दिखाता है इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में। अनबिलीवेबल। अगर आप देखो जिसने भी डोमेस्टिक पे परफॉर्म करके आया है, उन्होंने अच्छा किया अभी तक आईपीएल में। अंशुल कंबोज, ब्रिजेश शर्मा, कोई बोल लो, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा, डोमेस्टिक में जो भी परफॉर्म करके आया है इस साल, स्मैट में हो, रणजी में हो, ये लोग जिस टीम के लिए मौका मिल रहा है, देवदत्त पडिक्कल, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिवम कुमार, जीटी को कुमार कुशाग्र का स्मैट बेहतरीन गया, रणजी अच्छा खेल रहा था, विजय हजारे अच्छा गया। एक मैच का मौका मिला जब गिल इंजर हुआ था, उसके बाद बाहर कर दिया। मौका तो दो इनको एटलीस्ट उनको क्यों नहीं 3-4 मैच देते और फिर देखते वो क्या करते हैं। फेल हो जाएगा तो फिर उनको ड्रॉप कर दो ना। जो परफॉर्मेंस के साथ आया एटलीस्ट वो डिजर्व करते खेलना। जेसन होल्डर डिजर्व करता है, निशांत सिंधु है आपके पास। अरे अरशद खान खेलते ना, अरशद खान इन शाहरुख और तिवारी से बेटर बैट्समैन है अरशद खान, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। 3 मैच खिला लो, शाहरुख और तिवारी ने जितना रन बनाया ना 2-3 मैच मिला के उतना बना देगा एक मैच पे अरशद खान, अगर उसको बॉल मिला तो। उसको भी नहीं खिला रहे हो आप। तो प्लेइंग 12 में इतना ढीठ टीम है, मतलब कुछ टीम इतना ढीठ बन गया है। एक दिल्ली कैपिटल्स, एक गुजरात टाइटंस, इनको चेंज करना नहीं, हार जाए जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। और सरप्राइजिंगली क्या होता है, क्या है, कल शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा है कि सेकंड इनिंग्स में पिच बैटिंग के लिए बेटर हो गया था और ड्यू भी आया था, उसके बाद 100 पे ऑल आउट, उसके बाद 100 पे ऑल आउट। अब इनका ये हाल है, इनका बैटिंग का एनालिसिस मैं क्या करूं। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं आप, ठीक है। मुंबई ने बहुत कुछ सही किया है। जो फर्स्ट से सही किया वो है दीपक चाहर को बाहर करके। मैंने बार बार कहा है, शुरू से कहा है जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है कि दीपक चाहर खेलता कभी क्रिकेट, आप मुझे ये बताओ। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता ही नहीं है वो, 1-2 मैच खेलता है, सीधा आईपीएल खेलता है। उसको साल भर इंजरी रहता है, फिर इंजरी का बहाना देता है, उसको डोमेस्टिक खेलना ही नहीं है, सीधा आईपीएल में आता है और परफॉर्मेंस आधा अधूरा रहता है। फील्डिंग और खराब करता है वो, ठीक है। स्विंग नहीं मिलता तो खत्म ही है। पहले बॉल पे जब से आईपीएल, अगर देख लो, जब से आईपीएल 1 सेकंड 230-240 वाला पिचेस बन गए, स्विंग मिलना बंद हो गया है। दीपक चाहर का कुछ है ही नहीं उसका आईपीएल में उसके बाद से, 2024 से लेके आप देख लो 2026 तक। फॉर श्योर 9 करोड़ 9.5 करोड़ से खरीदा था मुंबई। दीपक चाहर अगले साल ऑक्शन में आएगा, छोड़ देगा मुंबई। कौन खरीदेगा, एक चांस मुझे लगता है केकेआर या फिर जीटी, वरना अनसोल्ड, वरना दीपक चाहर अनसोल्ड, जो इसका हाल है, ठीक है। 2 लोगों का डेब्यू हुआ है, एक दानिश मलेवर और दूसरा क्रिश भगत, जो अभी टीम के साथ जोड़ा है, जो नेट बॉलर रहा है। और एक चेंज हुआ है अश्विनी कुमार, जो हम पहले मैच से कह रहे हैं अश्विनी को खेलना चाहिए खेलना चाहिए खेलना चाहिए, वो आया है। बोल्ट बाहर हुआ है। एक तो उसका फॉर्म पिछले 1 साल में बोल्ट का भी हर जगह खराब रहा है, और क्योंकि उनका स्पिन, मुंबई का स्पिन अटैक अच्छा नहीं कर रहा था, तो इन्होंने उनके दोनों अच्छे स्पिनर मिचेल सेंटर, क्योंकि मिचेल सेंटर विकेट नहीं ले रहा था, बहुत टाइम हो गया मिचेल सेंटर ने विकेट नहीं लिया पिछले 1 साल। अगर मिचेल सेंटर देख लो, T20 वर्ल्ड कप, इससे पहले इंडिया वाला सीरीज, विकेट बहुत कम ले रहा था। तो मिचेल सेंटर के साथ अल्लाह गजनफर, जो सबसे थोड़ा मार्क है लेकिन विकेट ले सकता है, उसके पास एक मिस्ट्री फैक्टर, दोनों को एक साथ खिलाया। इट वॉज अ बेटर टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स बैटिंग का थोड़ा और भी बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से, रदरफोर्ड थोड़ा ऊपर आ सकता है, बट इट वॉज अ ग्रेट टीम। अब शुरू में 3 विकेट गिर जाते हैं, ब्लैकस्वेल पिच था, पता ही था मुंबई का ये हाल होगा। अगर आप देखो 3 विकेट रबाडा ने लिया, तीनों का पेस, दानिश का शायद 148 का पेस था, 150 का पेस था, डिकॉक का 150 का पेस था, सूर्या वाला बॉल शायद 152 में था।
अब चीजें है ना, ये बॉल सेम लेंथ पे जो तीनों विकेट टेकिंग डिलीवरीज है, अगर सिराज डालता तो बॉल थोड़ा और नीचे रह जाता जैसा पिच था, क्योंकि रबाडा के पास इतना स्पीड था 150 152, बॉल स्किड करके थोड़ा सा एटलीस्ट ऊपर आया और फिर भी जो हाइट डिको एक्सपेक्ट कर रहा था उससे नीचे गया उसका बॉल। दनेश मलेबार जो हाइट एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा उससे नीचे गया, हालांकि वो एक्रोस भी खेल गया था। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव जिस हाइट से बॉल को एक्सपेक्ट कर रहा था उस हाइट से भी बॉल थोड़ा नीचे रहा और थोड़ा स्किड करके अंदर आया, थोड़ा पेस भी ज्यादा था। सूर्य कुमार यादव पेस से भी बीट हुआ फॉर विदाउट एनी डाउट। 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गया। अब मुझे पता है सब तिलक वर्मा कह रहे, लेकिन जो हार्ड टाइम पे सबसे मुश्किल रन जब अच्छा बॉलिंग हो रहा था ना, वो नमंदिर ने बनाए। दैट हैज बीन ब्रिलियंट। पिछले मैच पे भी किसके साथ मैच था, पंजाब वाला मैच था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब बॉलिंग अच्छा हो रहा था तब नमंदिर ने रन बनाए। कल भी जब बॉलिंग गुजरात बहुत अच्छा कर रहा था शुरू में, तब नमंदिर ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। नमंदिर का जो एक स्पेशल चीज है, जब भी कोई शॉट खेलता उसका बॉडी का जो स्टेबिलिटी है इतना वेल सेटल्ड रहता है। इट हैज बीन मतलब फेबुलस बैटिंग करके गया वो। जो पार्टनरशिप तिलक और उसके बीच हुआ है वो नमंदिर लीड कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइड कर रहा था तिलक को, ठीक है। उसके बाद डेथ पे जो हुआ है 14 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर था 103 फॉर 4। अगले 6 ओवर पे 96 रन इस पिच पे। मतलब एक मैच हुआ था सीएसके वर्सेस आरसीबी इसी साल, जहां पे लास्ट के 5 ओवर पे 97 रन बना था, वो चिन्ना स्वामी में था। इस पिच और चिन्ना स्वामी के पिच में डे एंड नाइट का डिफरेंस था। अगर आप ट्रू रन रेट के हिसाब से अगर देखोगे ना, शायद ये 6 ओवर पे ना 120-125 रन बनाया मुंबई ने, अगर फ्लैट पिच होता तो 120-125। इस पिच पे 96। वाह, अगर हार्दिक थोड़ा अच्छा खेल जाता ना 110 इस पिच पे बना के चला जाता। इस साल का अभी तक का बेस्ट डेथ बैटिंग था ये, अभी तक का बेस्ट डेथ बैटिंग। व्हिच ब्रिंग्स मी टू तिलक वर्मा। पहले 22 बॉल पे 19 था, फिर 45 पे 101। ब्रिलियंट नॉक। मुंबई के हिस्ट्री का अभी तक का फर्स्ट सेंचुरी, ज्वाइंट फर्स्ट सेंचुरी है अलॉन्ग विद सनत जयसूर्या और एक लेफ्टी बैट्समैन। हालांकि दोनों के गेम के स्ट्रेंथ बहुत ही डिसिमिलर है, बहुत बिल्कुल सिमिलर नहीं है। जयसूर्या जैसे खेलता था वो सेंचुरी मुझे अभी भी याद है, 2008 वाला सेंचुरी था शायद। जर्सी भी वो बहुत अच्छा था, सचिन के साथ ओपनिंग करता था। दैट वाज जयसूर्या वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अंडररेटेड है और मैं हमेशा कहता हूँ शाहिद अफरीदी, जयसूर्या, ये लोग टाइम से आगे चल रहे थे। जब लोग 70 का स्ट्राइक रेट को अच्छा मानते थे ओडीआई में, वो लोग 130 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता था ओडीआई में 1996 2001 में, ठीक है। तो जयसूर्या वाज ब्रिलियंट। तिलक को बहुत खराब बॉल मिला है बाद में, और इस बात से आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। और मैं शॉक था कि वो बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा निकला है। कल प्रसिद्ध के लिए पिच टेलर मेड था। हार्ड लाइन पे बॉल डालो बॉडी लाइन पे, और तिलक को खेलना तो जहां खेलना है। जितने भी बॉलर्स को कल के दिन सक्सेस मिला है मोस्टली वो हार्ड लाइन पे बॉल डाल के मिला है। और प्रसिद्ध ने इस पिच पे इतना खराब बॉलिंग किया। जो सबसे सरप्राइजिंग था 15th ओवर, अगर देखोगे जाके एक बार इस मैच पे, वो हाईलाइट पे 15th ओवर मिल जाएगा, क्योंकि उस मैच 15th ओवर पे तिलक ने बहुत मारा है प्रसिद्ध को। 15th ओवर में गिल से पूछ के प्रसिद्ध कृष्णा ने शॉर्ट बॉल के लिए फील्डिंग सेट की है। पहले ही बॉल फुल लाइन पे डालते, तो मुझे लगा शायद ब्लफ करने के गया होगा। उस ओवर में आप सोचो शॉर्ट बॉल के लिए फील्डिंग रख के 15th ओवर में प्रसिद्ध ने 4 बॉल स्लॉट पे डाला है फुल लाइन पे। इतना खराब बॉलिंग किया। 20th ओवर में प्रसिद्ध फिर से सेम करता है, फुल टॉस डालता है, फुल लाइन पे डालता है। शायद एक शॉर्ट बॉल डाला था। अगर आप सिर्फ तिलक वर्मा का स्कोर का ग्राफ देखोगे प्रसिद्ध की अगेंस्ट, सिर्फ कल के मैच में प्रसिद्ध के अगेंस्ट तिलक वर्मा ग्राफ देखोगे, अगर प्रसिद्ध सही लेंथ पे बॉल करता ना, बहुत सारे शॉट होता जो डीप स्क्वायर के पास, डीप मिडविकेट के पास होता। उधर कोई शॉट है ही नहीं। एक छक्का है डीप स्क्वायर के ऊपर से जो ऑलमोस्ट कैच था, रबाडे के ऊपर से गया था, और एक चौका है डीप मिडविकेट से, वरना पूरा रीजन खाली है। जो बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा है, जो हार्ड लाइन पे डाल के बॉडी लाइन पे मारता है, कल की पिच पे अगर करता तो तिलक वर्मा के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। एक अपर कट खेलना पड़ता या फिर डीप मिडविकेट एरिया पे खेलना पड़ा। लेकिन वैगन व्हील पे वो एरिया ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि प्रसिद्ध ने अच्छे लेंथ पे बॉलिंग किया ही नहीं। और मेरे समझ से बाहर था कि इस पिच पे प्रसिद्ध को क्या हो गया कि इतना खराब बॉलिंग स्लॉट पे डाला है उसने। हार्ड लाइन पे बॉल डालना चाहिए तिलक को, वरना तिलक ने बेहतरीन बैटिंग किया। कुछ शॉट्स जो उसने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला वॉज फेबुलस। तिलक का मुझे पिछले साल भी याद है, एक मैच पे बहुत स्लो खेला था जब रिटायर्ड आउट कर दिया था हार्दिक ने, और हार्दिक को थोड़ा ब्लेम किया गया था। उसके बाद से तिलक एक अलग ही रूप में आया है। इस साल भी बहुत ब्लेम मिला कि मिडिल ओवर पे स्लो खेलता है, बैटिंग पोजीशन में शिफ्ट हुआ, और कल जो खेला है टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल का शायद अभी तक का बेस्ट नॉक रहा है इस पिच के हिसाब से। हालांकि बॉलिंग तिलक को थोड़ा इजी बॉलिंग मिला अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इनफैक्ट रबाडा भी जब आया था डेथ पे एक ओवर डालने, उसमें भी शायद 1-2 बॉल उसने स्लॉट पे डाला है, जो बॉल आप एक्सपेक्ट नहीं करते एटलीस्ट रबाडा से, क्योंकि उसका फॉर्म बेटर हुआ है पिछले 3 मैच पे। वंस अगेन नमनदीर मेरे हिसाब से हार्ड टाइम पे सबसे अच्छा बैटिंग नमनदीर करके गए। हार्दिक पांड्या
स्लो खेल के गया और इतना आसान नहीं था इस पीछे बैटिंग करना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रदरफोर्ड थोड़ा ऊपर आए और एटलीस्ट बैट घुमा के जाए। वो आउट हो गया तो आउट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर विल आ जाएगा, बैटिंग यूनिट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अल्लाह गजनफर और मिचेल सेंटर में से किसको खिलाना है, ठीक है। अब 190 रन वॉज वे टू मच इन दिस पिच, इनसे चेज हो नहीं सकता था। 3 विकेट आपको चाहिए था, सिर्फ 3 विकेट आपको चाहिए। जीटी के अगेंस्ट आपको मैच जीतना, 3 विकेट चाहिए 6 ओवर के अंदर, 7 ओवर के अंदर मैच खत्म है। जब टारगेट 200 है इस ब्लैकसोल पिच पे, डीयू व्यू क्या करेगा, ठीक है। बुमराह पहला ओवर डालता है, पहली बॉल पे साई सुदर्शन आउट। हार्दिक पांड्या आता है दूसरा ओवर लेके, एक बॉल थोड़ा सा अंदर आता है, थोड़ा सा आप अनलकी मानोगे कि मतलब नेकेड ऐसे में ऐसा लग रहा है कि डाउन द लेग जा रहा है, अंपायर कॉल पे बटलर आउट हो गया। फिर शुभमन गिल भी एक लो बाउंस पे वो आउट हो गया, मैच उधर खत्म। अश्विनी कुमार आया पहले ही मैच में, पिछले साल भी जब पहले ही मैच पे आया था 5 विकेट लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे यॉर्कर्स बहुत सारे थे, यॉर्कर लेंथ फुल लेंथ ज्यादा विकेट लिया था। इस साल आया पहले ही मैच खेला, 4 विकेट लेके गया, 4 में से 3 विकेट शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से मिला उसको, ठीक है। तो उसको पता था पहले इनिंग्स पे लेके कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से मदद मिल रहा है, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं था कल के दिन, अगर आप सही लेंथ और सही लाइन पे डालोगे। इनफैक्ट बॉलर्स को पता नहीं था कि कौन से बॉल गिर के उस लेंथ से नीचे रह रहा है, कौन से बॉल ऊपर जा रहा है, तो आपको बस एक करना था। उसके बाद तो जीटी है ही है, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तिवारी, शाहरुख खान, ये लोग क्या ही कर लेंगे, आप सबको पता। सब मिला के भी 100 रन कर देना कभी किसी मैच पे, मैं खुश हो जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 100 बहुत है, 100 करना इनके लिए भी, ठीक है। तो जीटी हार गया, जो मुझे लगता है कि क्रिकेट की जीत है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, मैं चाहूंगा हर मैच हार जाए। अगर ये लोग बैटिंग यूनिट में कोई चेंज नहीं कर रहा ना, हर मैच हार जाए इधर से, मैं चाहता हूँ, ठीक है। बॉलर्स के दम पे और कितना मैच जीतोगे। और एक चीज जो जीटी कल कर सकता था इस पिच के हिसाब से, शायद अशोक शर्मा को बाहर रख के साई किशोर को इस पिच पे खेल सकता, उसको इस पिच पे बहुत ज्यादा ग्रिप मिल सकता था, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उसके पास लाइक इमेंसली टैलेंटेड साई किशोर, तो उसको आप खिला सकते थे, लेकिन नहीं खिलाया कल के दिन। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, बट बॉलर्स के बेसिस पे टॉप 3 में एक खेल लेगा, उस भी सब कितने मैचेस कितने टूर्नामेंट आप जीत लोगे, ये हो नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। अब मूव ऑन करते हैं, आज का जो मैच है एसआरएच वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। पहली बात तो है, अगर मैं एसआरएच हूं, मैं पूरा ग्राउंड में, क्योंकि हैदराबाद पे मैच है, पूरे ग्राउंड में जो पिच सबसे फ्लैट है उस पिच पे मैं खेलूंगा। क्योंकि अगर आप ऐसे पिच पे खेलोगे जहां पे बॉलर्स को थोड़ा सा भी असिस्टेंस मिलने वाला है, डीसी के बॉलर्स आपको खा जाएगा। आपका बेस्ट चांस रहेगा कि आप फ्लैट से फ्लैट पिच पे खेलो, ठीक है। टॉस जीत के बैटिंग करो, 1 सेकेंड, टॉस जीत के बैटिंग। दिल्ली चाहेगा कि टॉस जीत के फील्डिंग करे, ये दिल्ली चाहेगा कि वही उनका माइंडसेट ये है कि बॉलर्स अच्छे हैं उनके, ये लोग चाहेंगे टॉस जीत के फील्डिंग करे और एसआरएच को कम से कम स्कोर पे रोके, 180 190, और एसआरएच का हुआ कम से कम 215 220। मुझे लगता है कि 200 215 भी फ्लैट से फ्लैट पिच पे भी दिल्ली के लिए ज्यादा ही हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर केएल राहुल का आप शुरू में विकेट ले लोगे, फिर बाकी कोई भी बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 215 चेस कर देगा एसआरएच के सामने, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो एसआरएच बैटिंग फर्स्ट और फ्लैट के फ्लैट पिच। दूसरा, मुझे लगता है कि एसआरएच के पास अभी 2 ओवरसीज बॉलर्स आया है एक्स्ट्रा, एक जेराल्ड कॉट्जी, दूसरा दिलशन मधुशंकर, जिसके बारे में ईशान किशन ने पिछले मैच में कहा था डेब्यू होने वाला है, फिर खिलाया नहीं। मेरे हिसाब से क्योंकि फ्लैट पिच पे आप खेलना चाहोगे तो शिवम कुमार एक स्पिनर काफी रहेगा, फिर आपके 4 रेगुलर पेसर होना चाहिए, प्रफुल्ल, साकिब, एहसान मलिंगा और दिलशन मधुशंका। उससे क्या होगा, आपके पावर प्ले का बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। प्रफुल्ल अगर पहला ओवर डालेगा तो दिलशन मधुशंका सेकंड ओवर डालेगा। दिलशन मधुशंका राइट हैंडर्स के लिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली ने 2 राइटी को यूज किया एज एन ओपनर, राइट हैंडर्स के लिए बॉल को बेहतरीन तरीके से अंदर लेके आता है, शार्पली अंदर लेके आता है, और एक इन स्विंगिंग यॉर्कर भी है उसके पास, बाहर भी लेके जा सकता है, लेकिन ज्यादातर अंदर लेके आता है। अगर आप मधुशंकर को पहला ओवर भी दोगे वो भी बेहतरीन रहेगा मेरे हिसाब से। तो प्रफुल्ल और मधुशंकर अगर पावर प्ले बॉलिंग करेगा और फिर 1 या 2 ओवर रेड्डी डाल सकते हैं, तो आपका पावर प्ले बॉलिंग सॉर्टेड है मेरे हिसाब से, ठीक है। मधुशंकर का काम पावर प्ले में हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास मिडिल ओवर पे शिवम कुमार है, साकिब इज डूइंग ग्रेट इन द मिडिल ओवर्स, एहसान मलिंगा हैज बीन डूइंग ग्रेट इन द मिडिल एंड डेथ, तो आपका बॉलिंग यूनिट सॉर्टेड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप जेराल्ड कॉट्जी को मत खिलाओ, जो थोड़ा रिस्की है। अगर पिचेस फ्लैट है तो मार खा सकता है, बैटिंग मुझे पता है बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगा आपका जेराल्ड कॉट्जी के आने से, लेकिन बॉलर मुझे न्यू बॉल से आपका थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, न्यू बॉल से आप ज्यादा विकेट लेके दिल्ली को खत्म कर दो, वो दिलशन मधुशंकर बेटर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दिलशन मधुशंकर आना चाहिए इस टीम में, लियाम लिविंगस्टन जो पिछले मैच में खेला था उसकी जगह। दिल्ली, मेरे को पता नहीं है दिल्ली का पिछले साल क्या था कि ओपनर हर मैच में चेंज हो रहा था, कभी फैफ, कभी फ्रेजर मेघा, कभी केएल राहुल, कभी अभिषेक पोरेल। इस साल क्या कर रहा है, नंबर 3 डेली चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी समीर रिजवी 4 पे, कभी समीर रिजवी 3 पे, कभी नीतीश राणा 3 पे, कभी करुण नैर 3 पे। मेरे हिसाब से पहले तो अभिषेक पोरेल को इस टीम में लाओ, और कितने बार बोलूं मैं, आप एटलीस्ट जीटी की तरह गलती मत करो, अभिषेक पोरेल को लाओ, बेहतरीन डोमेस्टिक फॉर्म सीजन गया उसका, कुछ मॉक मैचेस दो उसको,
और अगर पिच फ्लैट है तो आशुतोष का खेलना बनता है, स्पेशली इफ यू आर बैटिंग सेकेंड और बैटिंग फर्स्ट। इन दैट केस आशुतोष आके जो 10-12 बॉल में अगर 25, 26, 30 रन बना सकता है, वो आपके लिए कोई और कर नहीं सकता। स्टब्स 1 सेकंड, स्टब्स थोड़ा टाइम लेके फिर मारता है एंड में, तो आशुतोष का खेलना मेरे सबसे बनता है। अगर आपको बाहर करना है, किसको बाहर करोगे? अगर पिच बहुत ही फ्लैट है, मैं आई वोंट हेजिटेट टू एलिमिनेट समीर रिजवी ऑल्सो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा समीर रिजवी को बाहर करने में, ठीक है। आपको समीर रिजवी से जाना तो जा सकते हो, लेकिन आशुतोष को खेलना ही खेलना चाहिए। मेरा ये है कि अभिषेक पोरेल भी खेलना चाहिए। बॉलिंग पे तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। एक प्लेयर जो आज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा उसके लिए, वो होगा आकिब नबी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके इस सीजन में, विकेट लिया नहीं है ना। 3-3 ओवर पावर प्ले में डाल रहे हैं, पावर प्ले का अच्छा बॉलर, उसके बाद उसको ओवर नहीं दे रहा है, जो सही कर रहे हैं। बहुत कोई बोलेगा कि आकिब नबी को क्यों 3 ओवर, चौथा ओवर नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है, न्यू बॉल से हो गया तो हो गया, फिर देना नहीं चाहिए। इस मैच पर ना आकिब नबी का बहुत इंपॉर्टेंट डे जाने वाला है, क्योंकि पहला ही ओवर वो डालेगा और वो फुलर लेंथ, गुड लेंथ से स्विंग ढूंढने की कोशिश करेगा। विकेट मिलेगा तो मिलेगा, बहुत अच्छा हीरो बन जाएगा। वरना फुलर लेंथ और गुड लेंथ के बॉल को अभिषेक, ट्रेविस हेड बहुत, इनफैक्ट ईशान किशन बहुत मार सकता है। तो आज आकिब का हीरो या जीरो वाला डे जाएगा, कोई मिडिल फेज में नहीं रहेगा आकिब नबी, ऐसा मुझे लगता है। या फिर एक ओवर डाल के अगर अक्षर निकाल ले उससे उसको, तो शायद अलग चीज़ है। वरना एक बहुत, मुझे आकिब नबी को आज देखना है, आज उसका शायद इधर से टेस्ट होगा कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, अक्षर पटेल का अभिषेक शर्मा के साथ एक मैचअप बनता है, लेकिन अक्षर पटेल अभी तक जितना मैंने देखा थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग किया इस सीजन, एटलीस्ट पावर प्ले में। पिछले 1-2 सीजन अक्षर पटेल पहले ही पावर प्ले में आ जाता, कभी कभी पहला ओवर भी डाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि अक्षर पटेल क्या आज पावर प्ले में अभिषेक शर्मा के साथ आता, अभिषेक शर्मा के सामने आता है कि नहीं। आना चाहिए एटलीस्ट एक ओवर के लिए आना चाहिए, और देखना चाहिए कि अभिषेक शर्मा क्या करता है। इसलिए स्कीडी 1 जो आपका है वो डाल के स्टम्प टू स्टम्प डाल के देखना चाहिए कि अभिषेक क्या करता है। डीप मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट लेके, और एक शायद आप ले सकते हो काउ कॉर्नर में ऑफसेट पे एक फील्डर, काउ कॉर्नर बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर लेके और एक डीप विकेट फील्डर लेके आप अभिषेक शर्मा के सामने आ सकते हो कि मारे तो डीप विकेट में मारे, और या फिर लॉफ्टेड ड्राइव कर दो, एक्स्ट्रा कवर के पास कैच जाए, या फिर आप बोल्ड कर दो, एलबीडब्ल्यू कर दो। तो अक्षर पटेल, आई वांट टू सी हिम इन द पावर प्ले, ठीक है। बाकी डीसी का बॉलिंग सॉर्टेड है। ये एसआरएच की बैटिंग यूनिट वर्सेस दिल्ली की बॉलिंग यूनिट के बीच मैच होने वाला है। दिल्ली, अगर मुझे लगता है कि एसआरएच का बैटिंग पहले आएगा, ईशान टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग ले लेगा, और दिल्ली भी टॉस जीतेगा तो 90% चांसेस है कि एसआरएच को पहले बैटिंग देगा। लेकिन मैं चाहता था कि दिल्ली पहले बैटिंग करे, क्योंकि दिल्ली ने अभी तक शायद इस सीजन में पहले बैटिंग नहीं किया है। कहीं मैं भूल तो नहीं हुआ, शायद नहीं किया। और दिल्ली मुझे ऐसा टीम लगता है ना कि पहले बैटिंग करके जो एक सेफ टारगेट है वो शायद बना नहीं पाएगा, और चेस करते हो मुझे लगता है कि 215 से ऊपर कोई भी टारगेट दिल्ली के लिए मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से ये लोग बैटिंग यूनिट, इनका बैटिंग में चल रहा है, केएल राहुल कुछ अलग कर दे, या फिर एंड में आके आशुतोष या डेविड मिलर कुछ अलग कर दे तो अलग चीज़ है। वरना मिडिल मुझे बहुत अभी तक वीक लग रहा है दिल्ली का बैटिंग यूनिट। बॉलिंग इनका सॉलिड है, ठीक है। बाकी इस मैच पे मैं चाहता हूँ अच्छा क्रिकेट ही हो, देखते क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।